नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव फिटिक्स। मेरे साथ न्यूज रूम में देव प्रकाश सिंह साहब हैं। देव प्रकाश जी, आपका स्वागत करते हुए एक बड़ा सवाल लेना चाहते हैं। बिहार में इन दिनों बड़ा ही विवाद है ईडी सीबीआई को लेकर। आरजेडी जो सरकार में शामिल है और तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वे स्वयं ईडी और सीबीआई के घेरे में फंसे हुए हैं। तो आरजेडी यह मांग कर रहा है कि बिहार में ईडी सीबीआई की एंट्री रोक दी जाए, जैसा कि ममता बनर्जी ने बंगाल में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी सरकार ने, राजस्थान में कांग्रेसी सरकार ने सीबीआई की एंट्री रोकी है। तो क्या बिहार में एंट्री रोकी जा सकती है ईडी और सीबीआई की? और यह रोकी जा सकती है तो इसका परिणाम क्या होगा और इसकी प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, ईडी और सीबीआई दोनों का जन्म अलग अलग जगहों से हुआ है। जी। सीबीआई का जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से, जी। जो शायद 1946 या कब का एक्ट है वो, उस समय से आई है। दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम। उसके अंदर जो जुरिस्डिक्शन उसका बना था वो ये बना था कि जो दिल्ली के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें जो करप्शन केसेस होगा उसको वो इन्वेस्टिगेट करेगा। स्पेशल विंग बना था। और यूनियन टेरिटरी जो सेंट्रल के अंदर रूल में है उसको केंद्र शासित प्रदेश। बाद में उसके अंदर जोड़ दिया कि रेलवे में जो करप्शन है या भारत सरकार के दूसरे विभागों में जो है, स्पेशल रेलवे तुरंत जोड़ दिया। अच्छा। रेलवे में जो करप्शन केसेज है उसको भी सीबीआई देखेगी। इसके अलावा दो बातें और हैं जो कई जजमेंट से आई हैं। एक तो स्टेट में कोई घटना, सिक्योरिटी स्टेट सब्जेक्ट है, तो अगर स्टेट में कोई घटना घटी है और स्टेट गवर्नमेंट अपना कंसेंट देती है कि इसकी जांच सीबीआई से करा ली जाए, वो रिकमेंड कर सकती है। एक बार ध्यान रखें कि आदेश नहीं कर सकती है। आदेश वो जब करेगा तो सेक्शन 6A में कोर्ट नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। अगर आपने रिकमेंड किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर आपने किया और उसने नहीं किया तो नहीं होगा। दूसरा पावर आता है कि हाई कोर्ट कोई पावर दिया गया कि अगर कोई ऐसी घटना घटी है तो हाई कोर्ट उस केस के वो सीबीआई को ट्रांसफर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब कहा गया कि जब दिल्ली पुलिस के एक्ट के अंदर ये पुलिस बन गया तो दूसरे राज्यों में जांच कैसे करेगी? तो एक यूनियन लिस्ट जो शेड्यूल 7 आपको संविधान के अंदर जो है उसके अंदर एंट्री 80 है। एंट्री 80 में प्रोविजन एक सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऐसे फोर्स के सीमा को बढ़ा दे सकता है। और अभी उसने एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जब राजीव गांधी साहब लाए थे उनके समय में यह बात हो गई थी कि यह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का कहीं भी कोई केस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में तो उसको सीबीआई देखेगी। ये ऐड होगा। भारत सरकार की किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार का कोई भी मामला आएगा तो उसे सीबीआई देखेगी। लेकिन अब देखिए घटना आज का है, झारखंड में कोई होम सेक्रेटरी हैं अरुण एक्का साहब, पंचायती विभाग का कोई फाइल का कोई फाइनेंशियल गड़बड़ी है। पंचायती विभाग में सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड भी आता है, बहुत सारे काम में सेंट्रल गवर्नमेंट फंड आता है। वहां पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया वहां पर जाकर। या ऐसा बहुत सारी घटनाएं हैं जहां सीबीआई नहीं। मैं समझना चाहता हूँ, आपने झारखंड की चर्चा कर दी क्योंकि बिहार की बात भी हो रही है। झारखंड ने भी सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा रखा है, तो बिहार भी एंट्री में रोक लगाने की मांग कर रहा है, मतलब राजद कर रहा है। नहीं, तो फिर जब झारखंड में तक बात है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फंड में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसी भी स्टेट में। हाँ, वहां राज्य सरकार अगर आपके यहाँ कोई घटना घटती है वो भाग के गुजरात चला जाता है, आप जांच नहीं करते हैं, आप भी जांच करते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है रेलवेज है, रेलवे में कोई स्कीम अगर है, कोई स्कीम की घटना है, उसकी जांच करनी चाहिए, उसे सीबीआई को कहीं से रोका नहीं जा सकता है। जो सेक्शन 6 में कंसेंट देने की बात है वो वैसे घटनाओं को कंसेंट देने की बात है जो राज्य सरकार के अंदर घटती है, राज्य के अंदर, राज्य उसका कंसेंट दे या ना दे उस बात को है। लेकिन उसका ईडी तो सेंट्रल एक्ट है। ईडी तो थोड़ा सा नहीं, मैं अब समझ लेता हूँ। सीबीआई से ईडी पर हम लोग जा रहे हैं, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं यदि बिहार सरकार सीबीआई की एंट्री बिहार में रोक भी दे तो लैंड फॉर जॉब जो स्कैम है इंडियन रेलवे का, या फिर भारत सरकार के दूसरे विभागों का जो स्कैम है जिसमें भारत सरकार का पैसा आ रहा है, वैसे मामलों में बिहार सरकार की रोक के बाद भी सीबीआई बिहार में आकर जांच कर सकती है? स्पष्ट है। देखिए, बिहार सरकार नहीं रोकेगी। बिहार सरकार में ऐसे सब लोग बैठे हुए हैं, जानकार लोग हैं, किसी हाथ पर नहीं रोकेगी, इसलिए रोकना ही असंवैधानिक होगा। लेकिन झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, इन लोगों कंसेंट देना नहीं देना वो अपने एक्ट के लिए ठीक है। हाँ, लेकिन वो उनके जांच को रोक नहीं सकते। अच्छा, कंसेंट यदि मना कर दे तो इसका मतलब ये कि यदि बिहार में कोई भ्रष्टाचार है तो उसकी जांच सीबीआई यूयू बनाए हुए हैं या और भी विजिलेंस डिपार्टमेंट उससे अपना जांच करते हैं उसमें जैसे अभी आपके यहाँ से घोटाला हुआ, आपने खुद ट्रांसफर कर दिया सीबीआई को। तो हम ये माने ना कि यदि जो परमिशन है
यदि इसे ये खत्म भी कर देते हैं, हाँ। तब भी लैंड फॉर जॉब या भारत सरकार के दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एस्टेब्लिशमेंट में और जहां उसका वो है उसको जांच कर सीबीआई लगा सकती है। जी, यदि मनरेगा में कोई घोटाला बिहार में हो गया तो सीबीआई आ सकती है जांच करने के लिए, आ सकती है। पंचायती राज में भी गया, पंचायती राज में गया जैसे, ठीक है, चलिए सीबीआई की बात हो गई। लेकिन अभी तो सबसे ज्यादा जोर है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसका क्या पावर है और यह किस तरीके से घुसी आ रही है? ये तो पीएमएलए और ये सब मामला था। देखिए, ईडी तो 2002 का एक्ट है जी, लेकिन उस समय इतना हिंसक कानून नहीं था ये। 2019 हिंसक कानून। हाँ, अब जब 2019 में इस पर जो अमेंडमेंट्स आ गए हैं, इस कानून के पास बहुत सारे ऐसे हथियार आ गए हैं कि एक तरफा इसमें एक्शन हो सकता है, वन साइडेड एक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगले को इसमें जो ECIR होता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो पुलिस में और सीबीआई में एफआईआर होता है, यहाँ ईडी में ECIR होता है। जो इसी उसका कहता है हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब संविधान के अनुच्छेद 22 में के अनुच्छेद के 22 के सब उपअनुच्छेद 1 में कहा जाता है किसी भी आदमी पर जब तक ये ग्राउंड्स नहीं बताया जाएगा, आधार नहीं बताया जाएगा कि आपके ऊपर क्यों कार्यक्रम की कार्यवाही हो रही है, दंडात्मक कार्रवाई क्यों की जा रही है, तब तक आप उस पर कार्यवाही नहीं कर सकते। लेकिन ईडी कहता है कि नहीं, हम बिना बताए करेंगे। अच्छा, कोई मतलब एफआईआर तो कहते ही नहीं, ECIR जो कहते हैं वो देने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, क्रिमिनल एक्ट में और जगह भी जो क्राइम होता है, स्पेशली जो वुमेन वाला और शेड्यूल ट्राइब को छोड़ करके बाकी जो क्राइम है उसमें प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है केस को, हाँ इसने ये क्राइम किया है, इसने ये घटना की है, सजा इसको मिलेगी। इसमें अगर कोई अभी ये कह दे कोई आकर के कि ये टेबल कुर्सी आपने चोरी से ली है, ईडी वाले आके कह दे कि आपकी जो टेबल कुर्सी है चोरी की, अब आपको प्रूव करना है कि टेबल कुर्सी हमारी ईमानदारी का पैसा का है, हमने फलाने जगह से पैसा लिया था, उससे हमने खरीदा है। अच्छा, ओनर्स ऑफ प्रूफ जो कहा जाता है, ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो लाई करता है जिनके ऊपर आरोप लग गया। ये थोड़ा खतरनाक हो गया ना? नहीं, खतरनाक तो हो गया जी, आपके ऊपर कोई सामान कोई भी आके कह दिया, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन चलता है, आके कह दिया साहब ये सब सामान आपकी चोरी का है, आपने गलत काम से लिया है इसको। अच्छा, इसमें वर्ड है ये प्रेडिकेट ऑफेंस। प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब होता है कि घटना, ऐसा धन आपने जमा किया जो क्राइम से, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक वर्ड चलता है कि जो आप किसी क्राइम से, ऑफेंस से, अपराध से आपने जो धन जमा किया है और यह धन जमा किया, या धन के आप मालिक हैं, या धन आपके अंदर, आपके मालिकाना हक के अंदर है, या धन है आपको आपने छिपा रखा है, आपने नहीं बताया, आपको मालूम है गलत चीज है तब भी आपने नहीं बताया। इन सारे कानून, ये सब अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, इसके तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है और कार्रवाई होगी, अरेस्ट भी हो सकते हैं, सीजर भी हो सकता है। सबसे एक जो अच्छी बात इसमें ये है कि अगर छोटा मोटा आरोप है तो इसमें जो सजा है वो 3 साल का है, और अगर बहुत गंभीर आरोप है तो मैक्सिमम 7 साल की सजा है। चलिए, वो तो सजा सबसे जो बड़ी बात जो अभी आज जिससे बेल हो गया और लोग खुशी मना रहे थे, तो मैंने पहले भी आपके यहाँ बाइट्स में चलाया है कि जो 7 साल तक का जो सजा है उसमें अगर आप कोऑपरेट करते हैं इन्वेस्टिगेशन को या ट्रायल को, तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा नहीं, हम ये समझना चाहते थे जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात होती है, प्रवर्तन निदेशालय की, कि ये कैसे मामलों में किसी के यहाँ घुस सकते हैं और उनके खिलाफ ECIR दर्ज कर सकते हैं, या कोई निजी संपत्ति का मामला हो सकता है, सरकारी संपत्ति में गबन का मामला हो सकता है, हेराफेरी का मामला हो सकता है, या किसी भी मामले में ये एंट्री मार सकते हैं। देखिए, इसका व्यापक क्षेत्र है जी, व्यापक क्षेत्र है। कोई व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति है, उसमें तो CBI में है कि सरकारी धन अगर आप करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उसी पर लागू होता है। पर इसमें है कि अगर आपने कोई गलत काम से, आप जैसे अभी बिहार में प्रोहिबिशन दारू का लगा हुआ है और आप शराब बेच के पैसा कमाते हैं, तो वो भी ईडी आके देखेगा। तो आपने गलत काम से, अपराध से, आपने जो मूल रूप से था PMLA, हाँ, जो अपराध से आप पैसा कमाते हैं, या ऐसा धन जिसका आपके पास कोई ये नहीं कि आपकी इतनी प्रॉपर्टी, आपको वेतन मिल रहा है 50,000 रुपया, आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है, तो कहाँ से आई प्रॉपर्टी आपकी? जिसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मतलब बेनामी संपत्ति, धन शोधन इसको कानून भी कहा जाता है, धन शोधन कराया जाता है कि धन जो है आपका शुद्ध धन आपके पास पड़ा हुआ है, वो शुद्ध धन को आपको प्रूव करना पड़ेगा, ये धन हमारा इस तरीके से आया है। तो धन शोधन कार्यक्रम तो व्यक्ति पर लागू है, कंपनी पर लागू है, सरकार पर लागू है, सब पर लागू है। इसलिए मैंने कहा कि इसका जो कार्यक्षेत्र है वो व्यापक है। चलिए, तो देखिए, मैं एक और सबसे दूसरी दो गोल्डन लाइन है कि इसमें सजा बहुत कम लोगों को आज तक हो पाई। चलिए, वो तो गोल्डन लाइन की आपने बात कर दी, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि आपने कहा कि
सीबीआई के मामले में तो स्टेट के कंसर्न की बात हो सकती है, जो स्टेट रिलेटेड मैटर है, लेकिन ईडी में यदि राज्य सरकारें चाहें तब भी रोका नहीं जा सकता। नहीं रोका, जो अभी का जो कानून है, जो अभी का कानून है। तो आपने समझा ईडी और सीबीआई को लेकर क्या कानूनी प्रक्रिया है, और बिहार में जो मांग चल रही है कि ईडी सीबीआई की एंट्री रोक दे, उसमें होगा क्या? एक अपोल कल्पना है, इस पर इसको कोई लेना देना नहीं। तो ये देखिए, देव प्रकाश सिंह साहब कल्पना की बात कर रहे हैं। आगे और भी मसलों पर हम कानूनी ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।